जब हम लोग अल्टरनेटर डिज़ाइन कर रहे थे एसी को जनरेट करने के लिए, तो ऐसे अल्टरनेटर में हमारे जो मेन एम था, वो मेन एम हमारे 2 एम हमारे सामने थे। पहला कि हमें एक स्मूथ एसी वेवफ़ॉर्म ऑब्टेन करनी थी और दूसरा एम था कि हमें एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की सप्लाई चाहिए थी। यानी कि जो अल्टरनेटर डिज़ाइन करे गए, उनका जो मेन पर्पज़, सोल पर्पज़ था, वो इन 2 चीज़ों को पूरा करना था, ठीक है? लेकिन आपको जानते होंगे फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का फ़ॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है, F = P × NS/120, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। पर हुआ क्या, जब हमने अल्टरनेटर बनाए, 2 तरीके के अल्टरनेटर हमारे सामने आए। एक अल्टरनेटर था जो काफ़ी तेज़ रोटेट कर रहे थे, यानी कि एक कुछ अल्टरनेटर जो थे वो काफ़ी तेज़ रोटेट करने वाले थे। वहीं दूसरी कैटेगरी जो थी अल्टरनेटर की, वो स्लो रोटेट करने वाली थी। और यहीं से ब्रॉडली क्लासिफिकेशन शुरू होता है टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर का, यानी कि यहीं से पिक्चर आती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर थे, इन्हीं को, एक था फास्ट मूविंग अल्टरनेटर और दूसरा था स्लो मूविंग अल्टरनेटर, ठीक? लेकिन एक खास बात थी कि दोनों ही अल्टरनेटर जो थे वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे थे। लेकिन कैसे जनरेट कर रहे थे और क्या इनके डिजाइनिंग स्ट्रक्चर होता है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रांजल है और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर के बारे में, यानी कितने तरीके के अल्टरनेटर होते हैं, कैसे उनको डिफाइन करा जाता है, कैसे वो डिफरेंशिएट किए जाते हैं और क्या उनका बारीकियाँ होती हैं उनकी डिफरेंशिएशन में, यानी 2 टाइप में क्या-क्या अंतर होते हैं। इन सब चीज़ों को इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर ली जाए प्राइम मूवर की, तो प्राइम मूवर ऐसी कोई भी चीज़, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी आप किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी आपके पास चीज़ है, अगर आप उसके अंदर कुछ इनपुट पावर आपको देना पड़ेगा, तभी वो चीज़ ऑपरेट करती है, ठीक है? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई जनरेटर है, तो जनरेटर आउटपुट अगर इलेक्ट्रिक पावर दे रहा है, तो इनपुट आपको क्या होना है, मैकेनिकल पावर देनी पड़ती है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो अगर हम बात करी जाए प्राइम मूवर की, तो अगर आप स्टीम पावर प्लांट को देख लें, स्टीम पावर प्लांट होते हैं, उसमें क्या होता है, उसके अंदर हम लोग स्टीम यूज़ करते हैं अल्टरनेटर को रन करने के लिए, ठीक है? बेसिकली ये क्या होता है, स्टीम कैसे बनती है, तो स्टीम अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करी जाए, तो वहाँ पे हम लोग कोयला जला के पानी को गर्म करते हैं और उस पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं, जिससे जनरेटर रन करते हैं। एक इस तरीके के पावर प्लांट होते हैं। इसी में कैटेगरी में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन कराई जाती है, फिजन रिएक्शन, और उसकी जो गर्मी होती है, उससे हम लोग पानी को गर्म करते हैं और अगेन रोटर को रोटेट कराते हैं। तो ये जितनी भी कैटेगरी होती है जिनके अंदर स्टीम का इस्तेमाल करा जाता है, ऐसी जगह जो अल्टरनेटर यूज़ होते हैं, वहाँ पे फास्ट मूविंग अल्टरनेटर यूज़ होते हैं, ठीक है? वहीं पे दूसरी कैटेगरी आ जाती है, अगर आप पहाड़ों पे गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो पानी होता है नदी का, उस पानी से जब भी आप इसको रोटर को रोटेट कराओगे अल्टरनेटर के, तो ऐसे अल्टरनेटर जो होते हैं, ये दूसरी कैटेगरी के अल्टरनेटर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्लो मूविंग अल्टरनेटर्स होते हैं, ठीक है? तो पहली कैटेगरी है, इनको नाम दिया जाता है टर्बो जनरेटर। टर्बो जनरेटर बेसिकली जो नाम है, टर्बो जो यूज़ करा जाता है, वो हाई स्पीड अल्टरनेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करा जाता है। उनकी एक उपाधि दी जाती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ रोटेट करते हैं स्टीम, ठीक है? तो जितने भी अल्टरनेटर जो स्टीम से चलेंगे, वो सारे के सारे फास्ट रोटेटिंग होंगे और इसीलिए उनका नाम पड़ता है टर्बो जनरेटर, ठीक है? वहीं पे जो अल्टरनेटर्स पानी से चलेंगे, यानी कि हाइड्रो, इनको नाम दिया जाता है हाइड्रो जनरेटर्स, यानी कि ऐसे जनरेटर जो पानी से चलेंगे। वो पानी चाहे तुम्हारे पहाड़ से गिरने वाली नदी का हो, चाहे डैम का हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी अगर तुम पानी से अल्टरनेटर रन कर रहे हो, तो ऐसे अल्टरनेटर जो होंगे, वो होते हैं तुम्हारे हाइड्रो जनरेटर्स, ठीक है? उनको नाम दिया जाता है हाइड्रो जनरेटर। जैसा कि आपके सामने है, जो स्टीम से चलने वाले जनरेटर्स होते हैं, याद रखना बहुत हाई, यानी कि मैंने बताया था ना शुरुआत में ही कि जो अल्टरनेटर्स थे उन्हें 2 कैटेगरी में बाँटा गया, एक थे फास्ट मूविंग और थे स्लो मूविंग। तो जो फास्ट मूविंग थे, उन्हें स्टीम, यानी जितने भी स्टीम पावर प्लांट होते हैं, वहाँ जो अल्टरनेटर यूज़ होते हैं, वो होते हैं फास्ट मूविंग। वहीं पे जो पानी यानी कि हाइड्रो जनरेटर होते हैं, वो स्लो मूविंग होते हैं, ठीक है? नाउ टर्बो जनरेटर की अगर बात की जाए, तो इनकी खास बात, हाई आरपीएम पे चलते हैं। आरपीएम क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितने रिवॉल्यूशन। तो कितने तेज चलते हैं, 1500 से आरपीएम से या उससे ज़्यादा, ये याद रखना है। यानी कि जो स्टीम पावर प्लांट के अंदर जनरेटर लगे होते हैं, वो 1500 आरपीएम या उससे ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करते हैं, ठीक है? लेकिन खास बात क्या है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। यहाँ जो 50 हर्ट्ज़ मैंने लिया है, ये बेसिकली अगर इंडिया है तो 50 हर्ट्ज़ है, अगर अमेरिका जाओगे, अमेरिका या कहीं और कंट्रीज़ में जाओगे, तो वहाँ पे हो सकता है 60 हर्ट्ज़ हो, अलग-अलग कंट्रीज़ की अलग-अलग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? और दूसरी बात आती है हाइड्रो जनरेटर की, तो इनकी खास बात क्या होती है, ये रन करते हैं लो आरपीएम पे। लो आरपीएम कितना, तो 100 से 1500 के बीच में इनका हिसाब-किताब रहता है, यानी कि 100 आरपीएम से 1500 आरपीएम के बीच में ही ये रोटेट करेंगे, ठीक। अच्छा, इनकी भी खास बात क्या होती है कि ये भी 50 हर्ट्ज़ जनरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, कैसे दोनों जनरेटर सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं? एक है फास्ट मूविंग और एक है स्लो मूविंग, दोनों कैसे सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, उसको सीखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके सामने सब लोग जानते हैं, F = P × NS/120। नाउ अगर यहाँ पे 120 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो उसे हटा सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से, तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया P × NS, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो जो फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट होना किस बात पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पोल्स और स्पीड के प्रोडक्ट के ऊपर। यानी कि अगर आपके कोई ऐसा जनरेटर है जो कि
हल्के हल्के रोटेट कर रहा है, यानी कि अगर स्लो स्पीड से रोटेट कर रहा है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ पोल्स कर दो, यानी कि अगर किसी अल्टरनेटर की स्पीड कम है तो उसके नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा दो, ठीक है। और वहीं पे अगर कोई अल्टरनेटर है जो आपका तेजी से रोटेट कर रहा है, तो ऐसे केस में हाई स्पीड पे अगर रोटेट कर रहा है तो नंबर ऑफ पोल्स को कम कर दो, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रो जनरेटर क्योंकि हल्के हल्के चलते हैं तो इसीलिए उनके अंदर नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है, मोर देन 4, ठीक है। और जबकि जो टर्बो जनरेटर होते हैं वो बहुत तेज रोटेट करते हैं, तो 2 पोल से या 4 पोल से काम चल जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि जो एक और डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो हाइड्रो जनरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हल्की स्पीड से चलते हैं, इसी वजह से हमें लार्ज नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाने पड़ते हैं उसमें, क्योंकि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए। वहीं पे जो टर्बो जनरेटर्स होते हैं जो स्टीम पावर प्लांट में यूज होते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो एनएस बहुत ज्यादा है, तो पी नंबर ऑफ पी जो है वो 2 to 4 ही रखा जाता है, इससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। नाउ हम बात कर लेते हैं रोटर की डिजाइनिंग की कि भाई अगर हमने तेज अल्टरनेटर बनाने हैं तो उनका डिजाइन कैसा होगा। तो टर्बो जनरेटर के बाद खास बात जो सीखने को मिली, हाई आरपीएम और लेस नंबर ऑफ पोल्स, ये है उनकी फीचर्स। अब अगर कोई चीज तेज रोटेट कर रही है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्मूथ एंड राउंड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ताकि एयर फ्रिक्शन कम हो सके। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज बहुत तेज रोटेट कर रही है एयर में, तो वहाँ पे अगर आपका उसका कंस्ट्रक्शन स्मूथ और राउंड नहीं होगा तो वहाँ पे एयर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए टर्बो जनरेटर को हम लोग सर्कुलर यानी कि सिलिंड्रिकल शेप का बनाते हैं, रोटर राउंड रोटर बनाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर बात करी जाए हाइड्रो जनरेटर की, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट है लो आरपीएम और लार्ज नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि हमें आरपीएम कम चाहिए, हल्के चलने वाला, लेकिन पोल्स ज़्यादा चाहिए ताकि फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट बनाई जा सके। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए हम लोग सेलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेलिएंट पोल के साथ खास बात क्या होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाना बहुत आसान होता है। यानी कि एक सिलिंड्रिकल अगर शेप का रोटर है तो उसमें नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। आने वाले समय में हम लोग धीरे-धीरे इस चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन सेलिएंट पोल के अंदर बहुत ईज़िली आप नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसका जो शेप होता है वो सेलिएंट पोल का शेप होता है, ठीक है। ये आपके सामने है सेलिएंट पोल शेप, देख सकते हो। अभी इसको और डिटेल में हम लोग जानेंगे कि क्या सेलिएंट पोल ऐसे ही होता है, और शेप के ऊपर काफ़ी चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में भी, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ अगर टर्बो जनरेटर की बात करी जाए तो टर्बो जनरेटर कुछ शेप इस तरीके से होता है जिसमें हम लोग स्मॉल डायमीटर और लार्ज एक्सियल लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिलिंड्रिकल शेप होता है, ठीक, सिलिंड्रिकल शेप होगा, यानी कि आपका स्मॉल डायमीटर लेंगे और लार्ज एक्सियल लेंथ, ठीक। एक्सियल लेंथ ज़्यादा लेने का मेन पर्पस ये है ताकि आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल ऑपरेशन कर सके, यानी टर्बो जनरेटर जो है जो इतनी तेज रोटेट कर रहा है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होकर रोटेट करे, यानी कि आरपीएम बढ़ने से मशीन खराब ना हो जाए, उसका जो ऑसिलेशन, क्योंकि इतनी तेज रिवॉल्यूशंस हैं उसके, तो ऐसे में वो स्टेबल रह सके, मशीन को डैमेज ना करे, इसीलिए उसका लार्ज एक्सियल लेंथ ली जाती है और डायमीटर स्मॉल लिया जाता है, ठीक है। डायमीटर स्मॉल एक रीजन और भी है, ताकि आपका क्या हो, इसमें हमें बहुत ज़्यादा इनर्शिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हाई आरपीएम पे ऑलरेडी चल रहा होता है, स्टीम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करी जाए हाइड्रो जनरेटर्स की, तो उनका इस तरीके कुछ शेप होता है सेलिएंट पोल, यानी कि जो आप ऊपर देख रहे हो इस पर्टिकुलर टाइप का, ये जो होता है ये कैम्फरिंग कहलाती है, इसको हम लोग चैम्फर्ड पोल्स कहलाते हैं, इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर शेप होती है सेमी सर्कल टाइप, ये पर्टिकुलर शेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसको आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्यों रीजन है, ऐसे ही शेप क्यों ली जाती है, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है, इसका लार्ज डायमीटर होता है और स्मॉल एक्सियल लेंथ होती है, जस्ट अपोजिट होती है टर्बो जनरेटर्स के, ठीक है। तो एक तो लार्ज डायमीटर का रीजन ये हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ पोल्स इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, देखो स्टीम पावर प्लांट्स के अंदर हमारे पास इनर्शिया की हमारी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके अंदर हम लोग जो स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे स्टीम को हम कंट्रोल कर सकते हैं और वॉल्व से कंट्रोल करके एक कांस्टेंट स्टीम हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हाइड्रो जनरेटर में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, पानी के फ्लो पे, हेड पे, डैम का कितना, रिवर का हेड कितना, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर जाता है। और आप जानते हैं पानी एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो ऐसे केस में कभी-कभी पानी का फ्लो ऊपर और नीचे हो सकता है। तो ऐसे केस में हमें इनर्शिया की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और आपको पता होगा इनर्शिया के बारे में, आप बेसिक फीचर जानते हो कि जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया की अगर बात करी जाए इनर्शिया, तो वो इनटू मास इनटू डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि मास कितनी दूर तक आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अगर आपने सेम मास छोटी जगह में रखा है, वहीं पे ऐसे ही मास आपने बहुत दूर-दूर फैलाया हुआ है, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका इनर्शिया लो होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो लार्ज डायमीटर लिया जाता है वो बेसिकली इनर्शिया को बढ़ाने के लिए लिया जाता है, ताकि आपका जो सेलिएंट पोल जनरेटर है, हाइड्रो जनरेटर, वो कांस्टेंट ऑपरेशन कर सकें। सेम इसका कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट ये यूज़ करा जाता है फ्लाई व्हील में, ये मैंने कई बार क्लासेस में बताया है। फ्लाई व्हील बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्लाई व्हील का। फ्लाई व्हील आपने देखा होगा घरों के बाद जो हरे रंग का जनरेटर लगा होता है, आपने देखा होगा उसके अंदर इतना बड़ा सा एक व्हील लगा होता है, ठीक है। वो जो फ्लाई व्हील, वो जो व्हील होता है वही फ्लाई व्हील होता है, उसका भी सेम काम होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोई भी जनरेटर ऑपरेट करते हो, 4 स्ट्रोक इंजन ऑपरेट करते हो, बाइक्स में भी आपके फ्लाई व्हील वैसे यूज़ होता है, ठीक।
तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि 4 में से केवल 1 स्ट्रोक में पावर बनती है और बचे हुए 3 स्ट्रोक जो होते हैं उनमें कोई पावर नहीं बनती। तो उन 3 स्ट्रोक्स में 3 साइकिल में मोटर तो चल रही है भाई, जनरेटर तो चल रहा है, उसे कांस्टेंट स्पीड पे चलाने के लिए अगर तुम बाइक चला रहे हो, तो बाइक को भी एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाने के लिए 4 में से केवल 1 स्ट्रोक में ताकत बनी और बची 3 स्ट्रोक में कौन चलाएगा? तो ऐसे काम के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फ्लाईव्हील की। फ्लाईव्हील का काम होता है कि वो क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होता है, तो जो उसको घुमाना मुश्किल होता है, पर एक बार घूम जाता है तो एनर्जी ना दो तब भी वो घूमता रहता है, बिकॉज़ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है जो उसके अंदर, ठीक है? तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो हाइड्रो जनरेटर आई होप समझ में आ गया होगा। लार्ज डायमीटर का एक रीज़न और भी है जो बताया मैंने आपको, ठीक? नाउ वाइंडिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं कि वाइंडिंग कैसे करनी है। तो भाई रोटर का काम क्या होता है, रोटर को हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं और इसका काम होता है फिक्स्ड पोल बनाना, यानी कि अल्टरनेटर के अंदर हम लोगों को जो रोटर है उस पे फील्ड वाइंडिंग देते हैं और फील्ड वाइंडिंग में मेनली हमें फिक्स्ड पोल बनाने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है फिक्स्ड पोल, ठीक। तो अगर हम बात करिए सिलिंड्रिकल रोटर की, तो उसमें कुछ इस तरीके की वाइंडिंग की जाती है। यहाँ पे ये जो मैंने वाइंडिंग की बेसिकली कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है। आने वाले अभी मैंने आपको केवल कंसंट्रेटेड वाइंडिंग करके दिखाई है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे वाइंडिंग्स के ऊपर, तो तुम्हें पता चलेगा एक्चुअल में जो सिलिंड्रिकल रोटर्स होते हैं उन पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है। जैसा कि मैं पुराने डायग्राम्स कई बार यूज़ करता हूँ। अभी आपको इसका कोई भी आइडिया नहीं है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिटेलिंग सीखते जाएँगे। अभी सिंप्लिसिटी के लिए आप इस तरीके की वाइंडिंग समझ लो। जब इसमें हम लोग करंट इस तरीके का फ्लो कराएँगे तो मैक्सवेल्स के राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो, नॉर्थ एंड साउथ पोल आ जाएँगे, ठीक है? नाउ ये तो हो गई डायग्राम बनाने के बाद एक्चुअल में कैसे करा जाता है, तो इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देखो। एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके के स्लॉट्स बनाए जाते हैं और स्लॉट्स के अंदर कंडक्टर पुट करे जाते हैं। जहाँ डॉट कंडक्टर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि करंट वहाँ से बाहर आ रहा है और क्रॉस वाले कंडक्टर्स दिखा रहे हैं कि उनके अंदर करंट एंटर कर रहा है, ठीक है? मैं एक बना के दिखा देता हूँ इस तरीके से बिल्कुल। जैसे ये वाइंडिंग पैटर्न है, सेम ही ये वाइंडिंग है। देखो यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तो वैसे ही करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ पे जा रहा है, देखो। यहाँ से निकल रहा है और यहाँ एंटर कर रहा है, ठीक है? देखो बिल्कुल ऐसे ही, जैसे यहाँ से करंट निकल रहा है और यहाँ एग्ज़िट कर रहा है, वैसे ही देखो करंट यहाँ से निकल रहा है, एग्ज़िट। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ जो डॉट बनाए हैं, ये क्या बना रहे हैं? ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है? ये जो करंट की डायरेक्शन है जो मैंने यहाँ यूज़ करी है, सेम उसी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन होता है रोटर का, सिलिंड्रिकल रोटर का, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गया 2 पोल। नाउ अगर हमें 4 पोल बनाना है तो उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। 4 पोल में क्या होता है, बस हमें इस तरीके के स्लॉट्स यूज़ करने पड़ते हैं और जब ये क्रॉस कंडक्टर हम इस तरह पुट करते हैं तो हमें 4 पोल मिल जाते हैं, 4 पोल्स, यानी कि 2 नॉर्थ और 2 साउथ, यानी कि 2 पोल पेयर। याद रखना, पोल पेयर और पोल्स में कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले भी बताया हुआ है। जैसे इस पर्टिकुलर केस की बात करी जाए तो इसके अंदर 1 पोल पेयर है, यानी कि एक पोल का पेयर है और आप जानते हो पेयर में 2 होता है, यानी कितने पोल्स हैं, तो इसके अंदर 2 पोल्स हैं। कौन-कौन से 2 पोल्स हैं भाई? तो एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल है। इसी तरीके से इसके अंदर अगर बात करी जाए तो 4 पोल्स हैं। कौन-कौन से 4 पोल्स हैं? तो 2 नॉर्थ हैं और 2 साउथ हैं, ठीक है? और पोल पेयर कितने हैं? तो 2 पोल पेयर हैं, ठीक है? 2 पोल पेयर हैं। ये कन्फ्यूज़ मत होना, गेट में बहुत घुमाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। कभी-कभी पोल दे देंगे, कभी नंबर ऑफ पोल्स, कभी नंबर ऑफ पोल पेयर दे देंगे। तो ये पता होना चाहिए, जहाँ पे भी फॉर्मूले के अंदर आप P देख रहे हो, जैसे NS इक्वल टू 120 F अपॉन P, ठीक है? NS इक्वल टू 120 F बाई P। तो अगर इस तरीके का जब भी कॉन्सेप्ट कहीं देख रहे हो, तो ये P अगर कहीं लिखा हुआ है, तो ये नंबर ऑफ पोल्स हैं। याद रखना ये चीज़, नंबर ऑफ पोल्स, पोल पेयर नहीं, नंबर ऑफ पोल्स हैं। मैंने डेरिवेशन में भी तुम्हें ये चीज़ बताई थी, ठीक? तो P नंबर ऑफ पोल्स को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके के 4 पोल जनरेट हो जाते हैं सिलिंड्रिकल रोटर में। नाउ बात कर लेते हैं सेलिएंट पोल की। तो सेलिएंट पोल पे अगर हम लोग वाइंडिंग करें तो वहाँ पे भी सेम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग अगर हम लोग करते हैं, तो इस तरीके से वाइंडिंग होती है। कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, इसको मैं आने वाले लेक्चर्स में कवर करूँगा और इसको आप लोग देखते रहना, ठीक है? तो इस तरीके की जब उसके अंदर हम लोग करंट बना फ्लो कराएँगे, तो अगेन सेम राइट हैंड का मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल है उसके हिसाब से दिखा लो, तो नॉर्थ साउथ आ जाएगा। एंड ये जो नॉर्थ साउथ होगा, ये आपका हो गया, ये हो गया थ्योरेटिकल डायग्राम, यानी कि जो कॉपी पे बनाते हो। अगर प्रैक्टिकली बात करी जाए तो प्रैक्टिकली जो है कुछ डायग्राम इस तरीके का बनता है। एक तरफ कंडक्टर्स होते हैं, ये जो ऑरेंज कंडक्टर से यहाँ से करंट बाहर निकल रही है, यानी कि डॉट बनाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे क्रॉस बनाए हैं पिंक वाले जो कंडक्टर्स लिए हैं। बेसिकली ये सेम डायग्राम है जैसा कि हमने पुराने केसेस में देखा था, जहाँ से करंट निकल रही है वहाँ डॉट है, जहाँ करंट एंटर कर रही है वहाँ क्रॉस है, ठीक है? अच्छा, ये हो गया 2 पोल। 4 पोल कैसे बनाओगे? नॉर्थ साउथ आ गया। 4 पोल कैसे बनाओगे? तो 4 पोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक? यहाँ पे सेम जैसा सिलिंड्रिकल में था वैसे ही इसमें होता है, बस इसमें सेलिएंट पोल यूज़ करे जाते हैं। सेलिएंट पोल का मतलब होता है ऐसे पोल जिनमें उभार होता है, ठीक है? प्रोजेक्शन निकले होते हैं, ठीक है? तो सेलियंसी का मतलब यहाँ पे होता है प्रोजेक्शन निकला होना, यानी कि कोई चीज़ उभरी हुई होना, उसको हम लोग प्रोजेक्शन को ही सेलिएंट पोल कहते हैं। तो इस तरीके के होते हैं और यहाँ पे हमें नॉर्थ साउथ मिलता है, ठीक? अब नॉर्थ साउथ इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। डॉट से करंट निकलेगा एंड क्रॉस में एंटर करेगा, ठीक? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरीके से
थ्योरेटिकल होता है और किस तरीके से प्रैक्टिकल इनका डायग्राम होता है, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर के ऊपर चर्चा करी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीके के अल्टरनेटर बनाए, एक फास्ट रोटेटिंग और एक स्लो रोटेटिंग, और उन्हीं से हमने पूरी कहानी को कवर करा कि स्लो रोटिंग होंगे तो वो कैसे होंगे, किससे चलेंगे, कैसे उनके अंदर वाइंडिंग होगी, कैसे उनकी शेप होगी, कैसे डिज़ाइन होगा, ये सब चीज़ हमने देखी, ठीक है। तो आई होप ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में आपको ईज़िली कन डिफरेंसेस मिल जाते हैं, पर उनको समझना और उन्हें याद रखना टफ होता है। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश करी कि आपको विजुअलाइज़ करा सकूँ और एक स्टोरी दे सकूँ जिससे आप इसको समझ सको, इन सारे डिफरेंसेस को पिरो सको और एक फाइनल अपना माइंड में पिक्चर बना सको किस तरीके से, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर भविष्य में आपको टर्बो जनरेटर लिखे हैं, तो आपको 2 बातें याद रख लेनी है दिमाग में। एक तो ये फास्ट रोटेटिंग होंगे, कितना 1500 आरपीएम है, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स इसमें 2 से 4 होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कहीं हाइड्रो जनरेटर लिखा है, तो उसका मतलब समझ जाना स्लो रोटेटिंग होंगे, यानी कि 100 से 1500 आरपीएम के बीच में, और नंबर ऑफ पोल जो होंगे वो मोर देन 4 होंगे, ठीक है। तो यानी कि 4 से ज़्यादा पोल्स उसके अंदर यूज़ होंगे, ठीक। तो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।